वेलकम टू ऑल फ्रॉम माय चैनल। नाउ आज हम पढ़ेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का लास्ट टॉपिक इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। इसमें हम आज क्रिएटिविटी की बात करेंगे, सृजनात्मक क्या होती है। तो सृजनात्मक क्या होती है आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले मनोवैज्ञानिक के न्यू चैप्टर किया, इसका नाम है क्रिएटिविटी। इस वीडियो को थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ हम ट्रिक का भी इस्तेमाल करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक, 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड करते ही हैं विद पेडागोजी। क्रिएटिविटी मतलब मनोविज्ञान में इसका सिंपल सा अर्थ होता है नवीन। सृजनात्मकता बराबर नवीन का मतलब है नया, न्यू क्रिएट करना। इसकी क्या परिभाषा होगी, क्या टिक होगी, हमारी इस वीडियो में हम आगे ही डिस्कस करेंगे। तो सृजनात्मक क्रिएटिविटी क्या होती है। सृजनात्मक का मतलब कुछ नया कार्य करना, नए विचार लाना, नई वस्तु बनाना, नवीन अनुसंधान करना आदि सृजनात्मकता के अंतर्गत आते हैं। पूर्व की वस्तु, विचार, ज्ञान, कार्य आदि को पुनः स्थित कर नया रूप प्रदान करना ही सृजनात्मकता कहलाती है। सृजनात्मकता बराबर मौलिकता प्लस उपयोगिता। मतलब जैसे हमने एक मोबाइल बनाया, स्टार्टिंग में नोकिया का छोटा सा स्टार्टिंग बनाया, हमने कहा ये हमारा छोटा मोबाइल है और हमने खूब चलाया, बरसों तक चलाया और हमने उसमें कुछ नया रूपांतरण किया। जैसा कि ये हमने नया मोबाइल बनाया, जैसे एप्पल, ओप्पो मोबाइल, रियलमी, एमआई, इस तरह के मोबाइल बनाए, जिसमें इतने सारे एप्लीकेशन हैं जो हम घर बैठे ही चला रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। जैसे हम लोग पहले तो सांप सीढ़ी गेम खेलते, लूडो खेलते, घर में खेलते थे। आजकल तो ऑनलाइन गेम मोबाइल पे खेले जा रहे हैं, लूडो वगैरह, और तरह तरह के एप्लीकेशन, तरह तरह के गेम्स हम डाउनलोड करके खेल सकते हैं। तो ये क्या है, उस मोबाइल का ज्ञान जो पहले का मोबाइल था उसका ज्ञान पूर्व ज्ञान नए ज्ञान के साथ जोड़ दिया। पूर्व के मोबाइल का नए ज्ञान के साथ जोड़ा, मोबाइल का ज्ञान नए ज्ञान में जोड़ दिया। अब नया एक मोबाइल आया जो हर क्षेत्र में कामयाब है, और कह सकते हैं हमने कुछ नया क्रिएट किया, कुछ नया किया। तो समझ गए आपकी क्रिएटिविटी क्या होती है। मैंने कहा मैंने एक एरोप्लेन बना दिया, पहले आदमी पैदल चलता था, अब हवा में आ रहा है। नाव जहाज़ बना दी, ये क्या है, क्रिएटिविटी तो है। बात आती है कि मौलिकता क्या होती है। सृजनात्मकता बराबर मौलिकता प्लस उपयोगिता। मौलिकता क्या होती है। मौलिकता का मतलब न्यू, मतलब कोई भी, मौलिकता मतलब न्यू, ऑर्डिनरी। कोई भी कहानी है तो उसका मौलिक भाव क्या है। तो हम कहते हैं ना, कोई भी कहानी का पोएट की है वगैरह है तो हम कहते हैं इसका मौलिक भाव क्या है। तो अगर हमने अपने अर्थ में मौलिक कहानी है तो अच्छी है। तो जैसे सोनू निगम या पोएट की बात करें तो हम देखते हैं ये इनके जो गाने हैं जो हार्ट को टच कर देते हैं, इनकी कहानियाँ गाना हमारे दिल को टच कर लेती है। तो इसमें मौलिकता ही तो है। मौलिकता का मीन्स है ऑर्डिनरिटी, मतलब ऑर्डिनरिटी से अगर इज रिलेटेड टू नॉवेल्टी। ऑर्डिनरिटी किससे रिलेटेड होती है, नॉवेल्टी मतलब नवीनता से। जैसे व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है, क्रिएटिविटी क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, अगर हमने किसी से पूछा कि, जैसे हमने किसी से भी पूछ लिया कुछ कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं, तो मतलब सब बच्चे थोड़ा अलग अलग डिफरेंस देंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा बहुत डिफरेंस आंसर देता है, मतलब किसी के विचार अन्य लोगों से भिन्न है, वे कहलाती है नवीनता, मतलब वो कुछ अलग बताए तो नवीनता कहलाती है, ऑर्डिनरिटी कहलाती है। मतलब ऑर्डिनरिटी का मतलब नया, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं वो मौलिक है कि नहीं, दूसरे से अलग है कि नहीं, तो ये कहलाती है ऑर्डिनरिटी। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रमुख कथन जो है, इसकी डेफिनेशन जो दी हुई है क्रो एंड प्रो के अनुसार। सृजनात्मकता की परिभाषा क्या दी है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। और उपयोगिता क्या है। उपयोगिता ये हमने डिस्कस नहीं किया। उपयोगिता क्या है, जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है कि जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वही उपयोगिता है। नेक्स्ट हमारी क्रो एंड प्रो के अनुसार सृजनात्मकता की परिभाषा। सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। मतलब क्रो एंड प्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। जेम्स डेवर के अनुसार सृजनात्मकता की व्यवस्था मुख्यतः नवीन रचना उत्पाद में होती है। जेम्स 3-4 बार हर स्टेट में एग्जाम में ये जेम्स एंड डेवर की डेफिनेशन पूछी गई है। CTET में ही 2 बार आ चुकी है। और कोल एंड ब्रूस के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी हम पढ़ लेंगे। कोल एंड ब्रूस के अनुसार सृजनात्मकता की परिभाषा। सृजनात्मकता एक मौलिक उत्पादन के रूप में मानव मन की
ग्रहण करके अभिव्यक्त करने और गुणांकन करने की योग्यता एवं प्रक्रियाएं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो सृजनात्मकता की विशेषता है, क्रिएटिविटी की विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जोखिम उठाना, जोखिम उठाना क्या होता है क्रिएटिविटी, मतलब कार्य में जोखिम नहीं है तो वे नया कैसा है। कुछ नया करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, कठिन कार्य नहीं होगा तो नया कैसा। तो जो कार्य में अगर जोखिम नहीं होगा तो वे नया कैसा आएगा। और कठिन कार्य को करना मतलब कठिन कार्य नहीं होगा तो नया कैसा होगा। अगर आम आदमी कर लेगा वो आपने किया तो ये कुछ नया नहीं होएगा ना। तो जोखिम भी ज़रूरी है, कठिन कार्यों को करना भी चाहिए। अन्य के प्रति जागरूक, सदैव अग्रशील रहना, अन्य के प्रति जागरूक रहना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, सबके बारे में जागरूक रहना कि कहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अब अगर आप जागरूक रहेंगे तभी तो नई नई क्रिएटिविटी आपके माइंड में आएगी, नया नया कुछ करने की सोचेंगे। और सदैव अग्रशील रहना मतलब आगे रहना इम्पोर्टेंट। आगे रहने के लिए नई नई चीज़ें अनुभव प्राप्त करेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे, नए नए अनुभव प्राप्त करेंगे। सृजनशील बालक जरूरी नहीं कि प्रतिभाशाली हो, प्रतिभाशाली बालक हो सकता है सृजनशील हो लेकिन सभी नहीं। मतलब जो बच्चा होता है पेट से लेकर भी आते हैं, कई कहते हैं ना कि ये तो जन्म से पैदा होता ही ये इंटेलिजेंट है। तो कई बच्चे तो पेट से ही क्रिएटिवेट होते हैं, कहते हैं कहते हैं ना पेट से भी लेकर आया, कहते हैं मल्टी टैलेंटेड बंदा है ये तो पेट से सीख कर आया है। पेट के बाद जब बच्चा आता है, गर्भावस्था के बाद स्कूल जाता है तो सीखता है, सीखने की प्रवृत्ति आती है, अधिगम की बात होती है, परिवार से सीखता है, समाज से सीखता है, घर के बाहर निकलता है, फिर खेल के मैदान से सीखता है, और स्कूल जाता है, स्कूल से सीखता है। तो कुछ पहले से होता है और कुछ अर्जित करता है। तो यही लिखा है, सृजनशील बालक जरूरी नहीं कि प्रतिभाशाली हो, और प्रतिभाशाली बालक हो सकता है सृजनशील हो लेकिन सभी नहीं। नेक्स्ट आती है हम सृजनशीलता की सृजनात्मकता की प्रकृति, जन्मजात और अर्जित दोनों। तो वही है, जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। मतलब वही मैंने जैसे आपको डिस्कस किया कि जन्मजात मतलब पेट से ही लेकर आया, बोला उसे मल्टी टैलेंटेड बनता है, ये तो पेट से ही सीख कर आया। और अर्जित जो इंसान अर्जित करता है, जैसे वे स्कूल जाता है तो सीखता है, उसमें सीखने की प्रवृत्ति आती है, अधिगम की बात होती है, परिवार से सीखता है, समाज से सीखता है, घर के बाहर निकलता है तो खेल के मैदान से सीखता है, स्कूल जाता है तो स्कूल से सीखता है। तो कुछ तो उसमें पहले से होता है और कुछ अर्जित करता है। सृजनात्मक में कौन सा चिंतन होता है? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन की बात करेंगे, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अभिसारी चिंतन क्या होता है? कन्वर्जेंट चिंतन। तो ये क्या होता है? अपसारी और अभिसारी 90 से भी ज़्यादा बार एग्ज़ाम में, टेट एग्ज़ाम वगैरह में भी आ चुका है। अभिसारी क्या होता है? केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना अभिसारी चिंतन कहलाता है। इसमें अधिक विकल्पों और विचारों के फैलाव को स्थान नहीं होता। मतलब जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से ले लेते हैं, एक क्लास में 50 बच्चे या 50 लोग बैठे हैं। कक्षा में टीचर सवाल पूछता है कि बताओ आज की भारत की राजधानी क्या है। तो हर 50वां बच्चा, चाहे एक बच्चे से पूछा चाहे 50 से पूछा, सब बच्चे यही बोलेंगे ना, दिल्ली है। भारत की राजधानी तो दिल्ली है, तो वे दिल्ली ही बोलेंगे। तो 50 को पता है कि एक ही आंसर मिलेगा, एक ही बिंदु रहेगा, ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते आपके पास। तो यही लिखा है कि केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना अभिसारी चिंतन कहलाता है। इसमें अधिक विकल्पों और विचारों के फैलाव को स्थान नहीं होता। अभिसारी चिंतन बुद्धि से संबंधित होता है, इंटेलिजेंस से संबंधित होता है। जैसे कि नेट या टेट का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का हो, प्री एग्ज़ाम जो होता है टेट के क्वेश्चन में टेट का हो तो 4 ऑप्शन ही बताते हैं, इन्हीं में से आंसर छुपा होता है। मतलब हमारे पास चार ही ऑप्शन है, 4 ही विकल्प है, इन्हीं में से हमारा आंसर छुपा होता है। तो आंसर पर ही फोकस करते हैं। तो जैसे प्रश्न के उत्तर में केंद्रित हो जाए कि हाँ इसका आंसर एक ही होगा। जैसे हम कहें कि ताजमहल कहाँ है, तो ताजमहल आगरा में है तो आगरा ही बोलेगा बच्चा। ये तो है नहीं कानपुर, लखनऊ, दिल्ली बोलेगा। तो ताजमहल आगरा में है तो आगरा ही है। मतलब अभिसारी में मुद्दे की बात करता है, एग्जैक्ट मुद्दा क्या है, तो मुद्दे की बात पे फोकस रहता है। आई होप तो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग।
डाइवर्जेंट थिंकिंग इसके उलट होती है। आप इसको ऐसे भी याद करते हैं, अभी कौन, जैसे अभी सारी, जैसे एग्ज़ाम में होता है, एग्ज़ाम में इंग्लिश में कभी कभी दे दिया जाता है, हिंदी में नहीं दिया जाता, कन्वर्जेंट थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी सारी कौन सा है, अब सारी कौन सा है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अभी और कौन, अभी और CON का कौन, कन्वर्जेंट का कौन, अभी कौन और अप ड्राइव, अप ड्राइव, अभी कौन और अप ड्राइव के रूप में भी आप याद कर सकते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। अब सारी चिंता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, इसके उलट होती है, अभी सारी के उलट अब सारी चिंतन होता है। जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है तो इसे अब सारी चिंतन कहते हैं। जैसे आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, इसे क्या कहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन भी कहते हैं। अब सारी क्या होता है, ऊपर वाले में कक्षा में 50 बच्चे की ने कहा कि भारत की राजधानी दिल्ली है। जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी सारी में पढ़ा कि हमने कक्षा में 50 बच्चों से पूछा भारत की राजधानी क्या है, तो 50 बच्चों ने, या एक आध बच्चा नहीं बता पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन 50 बच्चों को यही पता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है। और हमने कहा इसी कक्षा में दूसरा सवाल पूछा कि हर एक से कि आप बताइए आप भारत के बारे में क्या जानते हैं। ऊपर जो था एक जो जवाब था, वो जो जवाब या आंसर था वो एक लय में था, एक लय में मिला। और लेकिन यहाँ पे क्या मिला हमें आंसर, भारत के, हमने क्या क्वेश्चन पूछा, आप भारत के बारे में क्या जानते, तो हमें क्या आंसर मिला कि भारत के बारे में केरल बहुत सुंदर स्टेट है, वहाँ नारियल के पेड़ बहुत लंबे लंबे होते हैं। और बच्चा, कोई दूसरा बच्चा पीछे बोलता है MP में बहुत अच्छे अच्छे अभयारण्य हैं, राजस्थान में केरल देव हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आगरा ताजमहल है भारत में, तो बहुत सारे चिंतन होते हैं, बहुत सारे तर्क होते हैं, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारे विकल्प होते हैं, ऑप्शन अलग अलग होते हैं, जवाब डिफरेंस हो गया। तो ये होता है सृजनशील, मतलब क्रिएटिविटी, नया कुछ नया इन्वेंट करके बच्चे अलग अलग आंसर देते हैं। तो यही होता है, मतलब अब सारी चिंतन में सोचना कितनी दूर तक हम सोच सकते हैं। जैसे हमने पूछ लिया भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में आप क्या आते हैं, भारत की वर्तमान शिक्षा, इस पर क्या विचार है आपका। तो कोई भी एग्जैक्टली एक चीज़ नहीं बता नहीं सकता कि हम एग्जैक्टली सारे बच्चे यही बोले कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में हम ये जानते हैं, तो एग्जैक्टली एक चीज़ नहीं बोल सकते। दूर तक इंसान सोच के नई नई योजनाएं जैसे कैसे प्रस्तुत करता है सामने वाले के सामने, कितना वो अंदर से कितना सृजनशील होगा। जैसे PCS के मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया, PCS में प्री में जो होता है वो ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन, हमें 4 ऑप्शन में ही छांटना होता है कि हमारा राइट आंसर क्या है। फिर उसके बाद जो होता है, जैसे डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्ज़ाम आपने कभी दिया होगा, तो डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो होता है, प्री के बाद जो होता है रिटर्न पेपर, उस प्री के बाद जो रिटर्न पेपर होता है उसमें निबंध टाइप का दिया होता है कि इस पे निबंध लिखे, इस पे निबंध लिखे। तो ये इस प्रकार के सृजनात्मकता का ही एग्जाम्पल है। तो उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सोच विचार के अनुसार अपना अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सृजनशीलता के तत्व, एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनशीलता के तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनशीलता के कुछ समार्थी अभिन्न प्रत्यय, वैज्ञानिक अनुसंधान, कलाकृतियाँ, संगीत रचना, लेखन व काव्य कला, चित्रकला, भवन निर्माण आदि सृजनशीलता के 4 प्रमुख तत्व होते हैं। क्या क्या होते हैं, प्रभाव, फ्लुएंसी, विविधता, फ्लेक्सिबिलिटी, मौलिकता, ओरिजिनलिटी, विस्तारण, एलाबोरेशंस, ये सारे तत्व होते हैं। प्रवाह क्या होता है, सबसे पहले डिस्कस करें प्रवाह। प्रवाह का मतलब क्या होता है, प्रवाह का मतलब होता है फ्लुएंसी, कितनी फ्लुएंसी से बच्चा आंसर देता है, कितना मतलब क्रिएटिविटी अंदर से फ्लुएंसी आती है उसके में बोलने में, सर्जन का तत्व झलकता है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, मतलब कोई भी अगर उसके सामने समस्या आ जाए तो वो कितने ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से समाधान ढूंढ सकता है, तो वो उससे पता चलता है कि वो कितना क्रिएटिव है।
फ्लुएंसी में जैसे फ्लुएंसी में होता है कि मतलब प्रवाह में जो समस्या पर विचारों या अनुक्रियाओं को प्रस्तुत करने का आपके अंदर कितना क्रिएटिव माइंड है। जैसे विचारों के प्रभाव को किस प्रकार से आपके अंदर से निकलते हैं। जैसे बड़े बड़े सत्संग में आप जाओ तो वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे जैसे बाबा वगैरह होते हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, नए नए वर्ड प्रस्तुत करते हैं। अब उन तो पता चलता है उनके माइंड में कितने क्रिएटिविटी है, अपने अपने विचारों को, भावों को प्रकट करते हैं। फ्लुएंसी ऐसे भी कह सकते हैं कि शब्दों को उपसर्ग प्रत्यय से दिया और उससे बहुत सारे वर्ड बनाए तो इसको कहेंगे फ्लुएंसी। मतलब जैसे हमने पूछ लिया भारतीय ट्रेडिशन से आप क्या समझते हैं, भारतीय परंपरा से आप क्या समझते हैं, तो आप उस चीज़ को कितनी फ्लुएंसी से, कितने अच्छे तरीके से दूसरों के सामने प्रस्तुत करेंगे। वही प्रवाह है बोलने की क्षमता। आई होप तो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा विविधता, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब है आप कितना नयापन ला सकते हैं। मतलब किसी चीज़ में आप फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप कितना नयापन ला सकते हैं। कोई भी आपके सामने समस्या आ जाए तो कितने ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से समाधान निकाल सकते हैं। तो उससे पता चल रहा है आप कितने क्रिएटिव है। नेक्स्ट आता है ऑर्डिनरिटी, मौलिकता जैसे हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो मौलिकता क्या होती है, व्यक्ति के सामने कोई समस्या आ जाए तो क्वेश्चन पूछते हैं तो सब बच्चे एक जैसे उत्तर, कोई क्वेश्चन जैसे बच्चे से पूछा जाता है सब बच्चे एक जैसे क्वेश्चन का जवाब एक जैसा नहीं देते। तो किसी के विचार जब अन्य लोगों से भिन्न होते हैं तो वैकल्टी नोवेल्टी ऑर्डिनरिटी कहलाती है। नेक्स्ट है विस्तारण, एलोबरेशन क्या होता है, विचारों या भावों की विस्तृत व्याख्या या व्यापक पूर्ति या गहन प्रस्तुतिकरण से होता है। मतलब कितना वो व्यापक तौर पर आपका क्षेत्र हो सकता है जो आपने नया खोजा है, तो कितना वो व्यापक रूप से किसी चीज़ को प्रकट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।